कॉपर +2 मूव कर जाएगा किधर बाबू, इस कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। अब कॉपर +2 जैसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किया, आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को ये खा जाएगा और बना देगा यहां से कॉपर। क्या बना देगा, कॉपर बना देगा। जिंक कैसा बिहेव किया, एनोड की तरह, यानी एनोड यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल हो गया। कॉपर आपका कैसा बिहेव किया था, कैथोड की तरह, यानी कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल देखने को मिल गया। ये करना पड़ेगा आपको +0.76 वोल्ट, बदलने की कोई जरूरत नहीं है, वो सेम रहेगा 0.34 वोल्ट। सॉल्व करके देखें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत टोटल 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको लास्ट 2 लेक्चर तक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ाया था। साथ साथ हम लोग लास्ट लेक्चर पर कोहलार्स लॉ के बारे में भी पढ़े थे, और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात आप करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास 2 अलग अलग प्रकार के सेल कंसीडर होते हैं। एक सेल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, वहीं पे दूसरे सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है ना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। हमने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और इस कन्वर्शन के लिए एक प्रोसेस इस्तेमाल में लाएगा, उसका नाम है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, द सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy by the help of electrolysis process. Electrolysis process called as electrolytic cell. तो ये वो सेल होगा ना बाबू, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और इस कन्वर्शन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास ये जो डायग्राम नजर आ रहा है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अगर आप इस डायग्राम पे नोटिस करें तो हमारे पास एक कंटेनर लिया गया है, और इस कंटेनर पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाले गए हैं। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 2 अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। एक इलेक्ट्रोड जिसको आप एनोड के नाम से जानते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारे पास कैथोड। जो एनोड होता है बाबू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, जबकि कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है, जबकि कैथोड पे हमेशा आपको रिडक्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं इसको लैंग्वेज पर लिख दे रहा हूं। क्या क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। एनोड होगा पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड होगा नेगेटिव टर्मिनल। एनोड पर ऑक्सीडेशन होंगे और कैथोड पर आपके पास रिडक्शन की प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो आप लिख सकते हैं यहां पर एनोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, while that of cathode is a negative terminal.
इज अ नेगेटिव टर्मिनल। और साथ साथ हमने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन कहां पर होगा बाबू, एनोड पर, और रिडक्शन कहां पर होगा, कैथोड पर। हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस at anode while that of reduction takes place at cathode। और ये चीजें आप शुरू से ही जानते आ रहे हो। अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपका भरा गया है, तो जाहिर सी बात है कि इस सॉल्यूशन में आपके पास सॉल्ट मौजूद होंगे, और सॉल्ट आपके पास आयंस में कन्वर्ट होते हैं। तो कुछ नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, तो कुछ वहां पर पॉजिटिव आयन पे कन्वर्ट हुआ। जैसे ये नेगेटिव आयन मैंने ले लिया, ये आपके पास नेगेटिव आयन हो गया, ये आपके पास पॉजिटिव आयन हो गए, और ये आपके पास पॉजिटिव आयन हो गया। चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो सॉल्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करने के दौरान वो केटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एनायन की मूवमेंट किधर होती है बाबू, एनोड की तरफ होती है, और केटायन की मूवमेंट किधर होती है, कैथोड की तरफ होती है। जैसे ये आपके पास एनायन था, इसकी मूवमेंट एनोड की तरफ होगी, ये भी एनायन था तो इसकी मूवमेंट एनोड की तरफ होगी, ये केटायन था तो इसकी मूवमेंट कैथोड की तरफ होगी, ये भी केटायन था तो इसकी मूवमेंट किधर होगी, कैथोड की तरफ होगी। और आपको पता है कि कैथोड पर केटायन जैसे ही पहुंचता है, इस केटायन पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है और वो डिस्चार्ज हो जाता है। उसी तरीके से एनायन जैसी एनोड पर पहुंचती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है और वहां पे एनायन आपका डिस्चार्ज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एनोड पर भी आयंस डिस्चार्ज हो रहे हैं और कैथोड पर भी आपका आयन डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या, डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस, डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस टेक्स प्लेस एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दोनों ही इलेक्ट्रोड पर आपको आयंस की डिस्चार्जिंग देखने को मिलेगी। अब एक और पॉइंट आप माइंड में रखना, इस सेल पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। इसका मतलब बाहर से आपको सोर्स ऑफ ईएमएफ देना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में शिफ्ट हो सके, केमिकल एनर्जी में शिफ्ट हो सके। इसका मतलब आपको इस सेल पर कुछ सोर्स भी लगाना पड़ेगा। दिस इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्या लगाना पड़ेगा बाबू, सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब सोर्स ऑफ ईएमएफ अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो भाई इलेक्ट्रिकल से केमिकल कैसे कन्वर्ट होगा, नहीं हो सकता ना। तो याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर हम लोग सोर्स ऑफ ईएमएफ भी अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस पे शिफ्ट होता है, केमिकल एनर्जी पे शिफ्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ इज रिक्वायर्ड। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो क्या होता है आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। एक मतलब सारे पॉइंट को आप फिर से कवर कर लें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। और इसमें हमारे पास एक कंटेनर पर दो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे डाले जाएंगे। एक इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड बनेगा। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा और कैथोड यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, जबकि कैथोड पर हमेशा आपको रिडक्शन की प्रोसेस देखने को मिलेंगी। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स आप इस्तेमाल कर रहे थे इस सॉल्यूशन पर, वो आयंस में कन्वर्ट होंगे और एनोड की तरफ एनायन की मूवमेंट होगी और वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कैथोड की तरफ केटायन की मूवमेंट होगी और वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब दोनों ही इलेक्ट्रोड पर आपको डिस्चार्जिंग ऑफ आयंस देखने को मिल रहे हैं।
अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाएगा, इसलिए हमें सोर्स ऑफ ईएमएफ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो पहले इसको जरा कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है बाबू हमारे पास गैल्वेनिक सेल। देखो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो एक तरफ जो है ना हम लोग डायग्राम देखेंगे और वहीं पे दूसरी तरफ हम लोग उस डायग्राम को समझते हुए भी चलेंगे और गैल्वेनिक सेल को भी समझते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात तो यही कहता है कि गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है ना जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाएगा और इस दौरान स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को इस्तेमाल में लेके आने वाला है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर द सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी into electrical energy by the help of a spontaneous redox reaction called गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या है बाबू, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, इसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगे वो किस वजह से जनरेट होगा बाबू, बाय द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। और याद रखना ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने वाला है। एक पॉइंट में यहां पे लिख दे रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ current electricity by the help of a spontaneous redox reaction। अच्छा, इस सेल पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा ना, इसमें दो प्रोसेस होंगी, ऑक्सीडेशन और एक होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए अलग कंपार्टमेंट बात करते हैं और रिडक्शन के लिए अलग कंपार्टमेंट बात करते हैं। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास एक कंपार्टमेंट हो गया ये वाला सर। अब कोई भी एक कंपार्टमेंट पर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा। अब इस कंपार्टमेंट पे हमारे पास एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे और एक ही इलेक्ट्रोड यहाँ पे मौजूद होगा। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ एक सुटेबल इलेक्ट्रोड मौजूद होगा। तो इस सेल को कलेक्टिवली हम लोग नाम देते हैं हाफ सेल। क्या बोलते हैं, हाफ सेल। अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन के लिए काम में आ रहा है तो एक और कंटेनर यहाँ पे इस्तेमाल होगा जो रिडक्शन के लिए काम में आएगा। यहां पर भी हमारे पास सॉल्यूशन है और यहां भी हमने सुटेबल इलेक्ट्रोड को रख दिया है। अब एक सॉल्यूशन और साथ में इलेक्ट्रोड, कलेक्टिवली ये बनता है बाबू हाफ सेल। क्या बनता है, हाफ सेल। अब मान लो ऐसा कि सर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, देखना क्या ध्यान से। रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू separate compartment। दो अलग अलग कंपार्टमेंट पर होगा। अब एक कंपार्टमेंट पर क्या है, एक कंपार्टमेंट पे सॉल्यूशन है और सुटेबल इलेक्ट्रोड है, जिसको कलेक्टिवली नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, तो हाफ सेल नाम दे रहे हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूं, each compartment consist of suitable electrode and electrolytic solution collectively
collectively called as हाफ सेल। हाफ सेल मतलब ये भी आपके पास हाफ सेल हुआ और ये भी आपके पास कैसा हुआ, हाफ सेल हुआ। अब हमें जरूरत ये पड़ेगा कि सर हाफ सेल को हमें फुल सेल में कन्वर्ट करना है, तो हाफ सेल को फुल सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर ये ऑक्सीडेशन है, अगर ये रिडक्शन के लिए काम में आएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होने लगेगा, है ना, तब जाके वो दोनों हाफ सेल मिल करके क्या बना देगा, फुल सेल बना देगा। अब दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। क्या लगा देंगे बाबू, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है आपका, तो सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। अब जैसे सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से दोनों हाफ सेल को आपने कनेक्ट किया ना, अब ये दोनों हाफ सेल मिल करके आपका फुल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब साथ साथ क्या करना है यहाँ पर कि इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमें वायर के साथ कनेक्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो वैसे सिचुएशन पर आप देखेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर पे फ्लक्चुएशन नजर आएगा, जिससे ये बात साबित होगा कि केमिकल एनर्जी किस में शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है। तो हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे और इंसर्ट करने वाले हैं। इफ both the half cell joined by a salt bridge and electrodes are connected with wire through galvanometer, then current begins to flow, तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबू आपका गैल्वेनिक सेल के बारे में। और ये जो आपके पास डायग्राम दिखा, ये डायग्राम एक सिंपल फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल है। अब गैल्वेनिक सेल का एक बेस्ट एग्जांपल होता है डैनियल सेल। अब उस डैनियल सेल को हम लोग डिटेल में समझेंगे, पहले आप इसको जरा कॉपी कर लो। चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, तो पढ़ेंगे हम लोग डैनियल सेल के बारे में। देखो डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल है ना। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट यही लिख रहे हैं, डैनियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल होगा। अच्छा, चूंकि ये गैल्वेनिक सेल का ही एग्जाम्पल है, तो गैल्वेनिक सेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होते थे, बाय द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब डैनियल सेल पर भी आपके पास करंट का प्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के माध्यम से ही होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं हम लोग, प्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी by the help of a spontaneous redox reaction। और क्या था बाबू गैल्वेनिक सेल पर, आपको मैं ये भी बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए होता है और वहीं पे दूसरा कंपार्टमेंट आपके पास रिडक्शन हाफ सेल के लिए होता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू सेपरेट कंपार्टमेंट। इसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हमारे पास दो अलग अलग कंपार्टमेंट होगा। एक कंपार्टमेंट को हम लोग लेफ्ट कंपार्टमेंट बोल रहे हैं और एक कंपार्टमेंट को हम लोग राइट कंपार्टमेंट बोल रहे हैं। जो लेफ्ट कंपार्टमेंट है ना बाबू, वहां पे जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन पर लगा के रखेंगे
और दूसरी तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लगा के रखेंगे। मतलब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ईच कंपार्टमेंट, या फिर आप इसको ऐसा लिख दें, इन द लेफ्ट कंपार्टमेंट, इन द लेफ्ट कंपार्टमेंट जिंक इलेक्ट्रोड is kept in zinc sulfate solution, and on the right compartment copper electrode is kept इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो लेफ्ट कंपार्टमेंट में जिंक इलेक्ट्रोड और इसी मेटल के सॉल्यूशन पर डिप किया जाएगा, और राइट कंपार्टमेंट में कॉपर इलेक्ट्रोड और उसी कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखना जरा। अच्छा, जो लेफ्ट कंपार्टमेंट है ना बाबू, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल नाम दे देते हैं, और राइट कंपार्टमेंट में हम लोग रिडक्शन हाफ सेल नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसा, कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल रिस्पेक्टिवली, रिडक्शन हाफ सेल रिस्पेक्टिवली। कहने का ये मतलब है कि जो लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट है इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल दे देते हैं नाम, और जो राइट कंपार्टमेंट है इसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल नाम दे देते हैं। अब क्या करना है, अब इन दोनों हाफ सेल को हमें सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब दो हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज से अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कलेक्टिवली फुल सेल के नाम से जानते हैं। भाई हो तो गया ना, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन। अब दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिए तो दोनों मिला के रेडॉक्स रिएक्शन तो हो गया। यहां पे हम लोग एक पॉइंट और लिख देते हैं, इफ बोथ द हाफ सेल ज्वाइंट बाई अ सॉल्ट ब्रिज and electrodes are connected with wire through galvanometer, then following observation were made। क्या क्या ऑब्जर्वेशन यहां पे दिखेगा, जब आप दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन को आप सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देंगे और दोनों इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ वायर बाय गैल्वेनोमीटर। आप गैल्वेनोमीटर भी रख सकते हैं, यहाँ पे हमने बल्ब भी दिखा रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, है ना। तो सबसे पहले आप जरा इसको कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे करंट की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है ऑब्जर्वेशन ऑफ डैनियल से। देखो, हमने आपको बताया कि जब दोनों सॉल्यूशन को आप सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे और इलेक्ट्रोड को वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, क्या क्या ऑब्जर्वेशन वहां पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो यही होगा हमारे पास कि सर एक्सटर्नल सर्किट से आपकी करंट फ्लो करने लगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ऑब्जर्वेशन नंबर 1, करंट बिगिंस टू फ्लो, करंट बिगिंस टू फ्लो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। दूसरा चीज, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 हमें यह पता चलेगा
कि ये जो आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड है ना बाबू, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जिंक +2 पर कन्वर्ट हो जा रहा होगा। अब एक बात जरा समझना, ये जो आपके पास रिएक्शंस हो रहे हैं ना, ये कहाँ पे हो रहा है? तो जिंक के इलेक्ट्रोड पर हो रहा है। यानी कि जिंक के इलेक्ट्रोड पर क्या बन रहे हैं? तो सर 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर रहा है और साथ में जिंक +2 भी रिलीज कर रहा है। अब जो जिंक +2 ये तुरंत आपका जंप मार देगा सॉल्यूशन पर। कहाँ जंप मार देगा? सॉल्यूशन पे जंप मार देगा। अब जैसी सॉल्यूशन पे जंप मारेगा तो इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी होगी और साथ साथ इस जिंक मेटल की मास कम होने लगे होंगे या फिर इसकी थिकनेस कम होने लगी होगी। आप खुद भी सोच करके देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन है और ये मान लो जिंक मेटल का रॉड है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक +2 बन रहा होगा, तो जिंक +2 टप 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 इस सॉल्यूशन पे गिर रहा है, तो इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहे होंगे और धीरे धीरे इस जिंक मेटल की थिकनेस क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी, या फिर इसकी मासेस क्या हो रहे होंगे? तो कम हो रहे होंगे। तो हम लोग सेकेंड ऑब्जर्वेशन यहां पे लिख सकते हैं, जिंक oxidize to zinc +2 which jumps to the solution as a result क्या देखने को मिलेगा वहां पे? concentration of zinc sulfate increases while mass of zinc electrode decreases। अब क्या होगा? थर्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो, जिंक +2 तो सॉल्यूशन पे जंप मार दिया, आपके पास बचा क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है इस एक्सटर्नल सर्किट के माध्यम से आपका ये सेकेंड कंपार्टमेंट तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? सेकेंड कंपार्टमेंट तक। अब सेकेंड कंपार्टमेंट में आपके पास मौजूद क्या है? आपके पास मौजूद है कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन। तो कॉपर +2 यहां पर मौजूद होगा और साथ में SO4 - 2 भी मौजूद होगा। तो जैसे ही आपके पास ये पहुंचा 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 मूव कर जाएगा किधर बाबू? इस कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। अब कॉपर +2 जैसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किया, आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को ये खा जाएगा और बना देगा यहां से कॉपर। क्या बना देगा? कॉपर बना देगा। अब जरा समझना बात, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर +2 इलेक्ट्रोड की तरफ डिपॉजिट हो रहा है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन से कॉपर +2 का अमाउंट कम हो रहा होगा और कॉपर +2 का अमाउंट कम होगा तो ये सॉल्यूशन पतला होता चला जाएगा। वहीं पर कॉपर +2 इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट कर रहे होंगे तो इसकी थिकनेस बढ़ जा रही होगी आपकी। अब थिकनेस बढ़ेगी तो भाई इसका आप मास इंक्रीज भी कह सकते हैं। तो आप थर्ड ऑब्जर्वेशन पे क्या लिख सकते हैं? यहां से कॉपर +2 एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स which coming from या फिर which comes from the left compartment copper +2 accept 2 electron which comes from the left compartment and reduce to copper. As a result concentration of copper sulfate solution decreases while that of masses of copper electrode will increases। ये बात समझ में आ गई हुई कैसे हो रहा है? कैसे किया मैंने? भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कंटेनर से हट करके एक्सटर्नल सर्किट के माध्यम से इस कंपार्टमेंट पर आ गया। अब इस कंपार्टमेंट में कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन मौजूद थी।
तो कॉपर प्लस 2 इस कॉपर इलेक्ट्रोड के तरफ डिपॉजिट होगा और आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को खा करके ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन से कॉपर प्लस 2 की अमाउंट कम हो रही है, भाई कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ डिपॉजिट हो जा रहा है, तो इस सॉल्यूशन पर कॉपर प्लस 2 की अमाउंट कम हो रही होगी। दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या हो गया, कम, और डिपॉजिट हुआ इस इलेक्ट्रोड पर तो इसकी थिकनेस क्या हो गई होगी, तो बढ़ गई। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। और क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे कह सकते हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान से, तो जिंक में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, और आपको एक बात पता है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसको हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन की प्रोसेस होती है उसको हम लोग कैथोड के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि जिंक यहाँ पर एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा, वहीं पे कॉपर आपका कैथोड की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं एक पॉइंट, जिंक बिहेव्स एज अ एनोड while that of copper behaves as a cathode। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमने आपको बता दिया, इसको पहले आप कॉपी कर लो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डैनियल सेल के फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डैनियल सेल के कुछ फैक्ट्स। क्या क्या फैक्ट हैं? सबसे पहला फैक्ट यहां पे हम लोग लेके चलेंगे करंट कैरियर का। करंट कैरियर, तो करंट कैरियर में मैं बात करूं सबसे पहले एक्सटर्नल सर्किट की। एक्सटर्नल सर्किट, तो एक्सटर्नल सर्किट में क्या मूव किया था? एक तो इलेक्ट्रॉन मूव किए थे सर, और फिर क्या मूव किया था? तो करंट मूव किया था। और दूसरा जो है हमारे पास इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट बेसिकली आप सॉल्ट ब्रिज वाला सोच के चलना, तो यहां पे किसकी माइग्रेशन होगी सर? तो आयंस की माइग्रेशन। इसके बाद दूसरा अगर मैं बात करता हूं, एनोड की तरह कौन काम किया था बाबू? तो एनोड की तरह काम किया हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड। वहीं पर कैथोड की तरह कौन काम किया? तो ये काम किया कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना। थर्ड क्या फैक्ट मिलेगा यहां पे? अगर आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव किया था बाबू जिंक से कॉपर की तरफ, और अगर मैं आपसे करंट की डायरेक्शन पूछ लूं, करंट की डायरेक्शन पूछ लूं, तो करंट किधर से मूव करेगा? कॉपर से जिंक की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होती है? अपोजिट होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है तो करंट आपका कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। और ये भी हम लोग जानते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो रहा होगा और ये क्या हो रहा होगा? तो नेगेटिव टर्मिनल हो रहा होगा। अब देखना जरा, जिंक कैसा बिहेव किया? एनोड की तरह, यानी एनोड यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल हो गया। कॉपर आपका कैसा बिहेव किया था? कैथोड की तरह, यानी कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल देखने को मिल गया। तो एक और पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं फैक्ट पर, एनोड जो होगा ना बाबू यहाँ पर वो कैसा है? तो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है। वहीं पर कैथोड जो है आपके पास वो पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है। अब इस चीज को याद रखना हमेशा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव टर्मिनल था, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल थे, लेकिन डैनियल सेल पे एनोड नेगेटिव टर्मिनल हो गया है और कैथोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया है। इसके बाद एक और फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला। क्या देखने को मिला? आइए जरा बात करते हैं। जैसे कि जिंक जो था आपके पास, जिंक तो आयन में कन्वर्ट हुए थे, जबकि कॉपर प्लस 2 डिस्चार्ज हो गया था। ये भी फैक्ट मिला हमारे पास कि सर जिंक तो आयोनाइज हो गया, वहीं पे कॉपर प्लस 2 आपका डिपॉजिट करेगा। तो यहां पर फैक्ट नंबर 5 हम लोग लिख सकते हैं क्या? जिंक इज आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड while that of copper plus 2 deposited, plus 2 deposited।
ठीक है। और फिर अगर आप इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे बात करेंगे हम, है ना। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर आप डैनियल सेल का देखते हैं तो इसकी वोल्टेज जो निकल करके आती है वो 1.10 वोल्ट होती है, ठीक है। तो ये हमने आपको डैनियल सेल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे चुका है, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन भी आपको बता दिया और साथ साथ फैक्ट भी हमने आपको बता दिया है। पहले इसको जरा कॉपी करो, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है? देखो, सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है। आप ये चीज देख रहे होंगे, दिस या सॉल्ट ब्रिज, जो यू शेप का होता है, जो उल्टा यू आप कह सकते हैं, इन्वर्टेड यू आप कह सकते हैं। और इस ट्यूब के अंदर में हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर सॉल्ट ब्रिज लिखूं, क्या लिख सकते हैं? इट इज अ inverted U-shaped tube filled with inert electrolyte like NaNO3, LiNO3, KNO3, ATC in semi-solid form, along with अगर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन, आपको पता है कि अगर सॉल्यूशन एक प्रकार का हाइड्रोक्लोराइड की तरह काम करता है, ठीक है। तो एक इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होगा हमारे पास, जिसके अंदर में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब ये है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, लेकिन इसका होना कंपलसरी है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जैसे सोडियम नाइट्रेट ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं, और साथ में लिथियम नाइट्रेट ले सकते हैं। तो ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होंगे इन द सेमी सॉलिड फॉर्म। ना तो सॉलिड होगा प्योरली, ना तो प्योरली लिक्विड होगा, वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में होंगे, जैसे आटा होता है। अलॉन्ग विथ अगर सॉल्यूशन। और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं दो हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए, ताकि उसकी सर्किट को कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करें। तो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। आखिर सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सबसे पहला काम तो ये था, इट completes the circuit by joining two half cell। दो हाफ सेल को आपस में कनेक्ट करके उसकी सर्किट को ये कंप्लीट करता था। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने डैनियल सेल में देखा था कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ हम लोग सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किए हुए थे। और साथ साथ इसका और भी काम है, इट कीप्स द टू हाफ सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका एक और काम है कि ये हाफ सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करवा के रखेगा। भाई उसमें चार्ज डेवलप नहीं करवाएगा। जैसे आपने कंटेनर लिया तो उसके कंटेनर को क्या करेगा ना कि भाई वो न्यूट्रल ही मेंटेन करेगा आपका, है ना, उसको चार्ज में डेवलप नहीं करने देगा। इसके बाद एक और इसका आप सिग्निफिकेंस में ले सकते हैं, इट प्रिवेंट्स द मैकेनिकल intermixing of two electrolytic solution। तो इसका तीन सिग्निफिकेंट है बाबू बेसिकली। सबसे पहला काम इसका ये है कि दोनों हाफ सेल को जोड़ करके उसकी सर्किट को कंप्लीट कर देगा। दूसरा काम ये है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करके रखेगा हाफ सेल का।
और तीसरा काम ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को एक दूसरे में इंटरमिक्स होने नहीं देगा। तो ये बेसिकली 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सॉल्ट ब्रिज का, या फिर सिग्निफिकेंस है आपका सॉल्ट ब्रिज का। इसको आप कॉपी करें। इसके बाद हम लोग गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, पहले इसको जरा कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो गैल्वेनिक सेल है आपके पास, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो गैल्वेनिक सेल आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फर्स्ट में, दे कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy, ठीक। और इसमें क्या होगा बाबू, दे कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, गैल्वेनिक सेल में करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के माध्यम से होते थे, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से होता था। यहां पे लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट पर, प्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी by the help of a spontaneous redox reaction, ठीक। और यहां पे प्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी by the help of electrolysis process, ठीक। ना इसके बाद और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसमें आपको मैंने बता रखा है कि एनोड जो था वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है, और कैथोड जो था आपके पास वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। जबकि इस वाले केस में थोड़ा सा उल्टा है, यहां पर एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, जबकि कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल है। हाँ, लेकिन एनोड में यहां भी ऑक्सीडेशन होगा, यहां भी ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में यहां भी रिडक्शन होगा, यहां भी रिडक्शन होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट पहले आप कॉपी कर लो। इसके बाद कुछ और पॉइंट के बारे में हम लोग यहां पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इसमें क्या था, आपके पास गैल्वेनिक सेल में आपकी सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट थी, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का कोई भी जिक्र नहीं था। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड, यहां पे सॉल्ट ब्रिज आपका रिक्वायर्ड था, जबकि इस वाले केस में सॉल्ट ब्रिज डज नॉट रिक्वायर्ड, यहां पे सॉल्ट ब्रिज की कोई आवश्यकता नहीं है। किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट की बात करें, तो यहां पर जो है ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनाने के लिए आपको पहले उसको इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब वहां पे ईएमएफ की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि ये क्या सोर्स ऑफ ईएमएफ है। दिस इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये ईएमएफ बना रहा है, मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल बना रहा है, जबकि ये क्या है, दे रिक्वायर्ड ईएमएफ। इसमें आपको सबसे पहले ईएमएफ देना होगा और तब जाके ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बाबू आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको गैल्वेनिक सेल मान के चल रहे हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में।
इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास डबल लाइन होते हैं जिसको आप पैरेलल बेसिकली कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज का लेफ्ट वाला पार्ट को हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और सॉल्ट ब्रिज के बाद वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल। क्या बोलते हैं बाबू? रिडक्शन हाफ सेल। तो इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज को पैरेलल लाइन के साथ आप दिखा दो, और पैरेलल लाइन से पहले यानी सॉल्ट ब्रिज से पहले आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखा जाएगा, और सॉल्ट ब्रिज के बाद आपका रिडक्शन हाफ सेल लिखा जाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसके सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जरा ध्यान से देखना। हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया, जिंक से कॉपर +2 रिएक्ट किया, बना जिंक +2 और साथ में क्या बना? कॉपर बना। आप एक काम करो, जिंक जो था ना बाबू, जिंक से जिंक +2 गया, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर +2 से कॉपर गया, मतलब ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले आप सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे दिखा दिए, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन वाले को दिखाना है। तो ऑक्सीडेशन कहां से हुआ? जिंक से लेकर के जिंक +2 तक। तो ऐसे लिखेंगे, जिंक जो कि सॉलिड था, और जिंक से कहां पे पहुंचा? जिंक +2 तक, जो कि आपके पास एक्वस था। अब राइट वाले पार्ट यानी रिडक्शन के लिए बात करते हैं। तो रिडक्शन कॉपर +2 से कॉपर तक हो रहा है। तो पहले तो लिख लेंगे सर कॉपर +2 जो कि एक्वस है, और ये किस में शिफ्ट हो रहा है? तो कॉपर तक शिफ्ट हो रहा है, जो कि आपके पास सॉलिड है। मतलब ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ। ये ऑक्सीडेशन का रिएक्टेंट है, ये ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है। ये रिडक्शन का रिएक्टेंट है, ये रिडक्शन का प्रोडक्ट है। ये है आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, अगर मान ले हम लोग इस वाले के लिए बात कर लेते हैं, इसके सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप दिखा लो यहां से सॉल्ट ब्रिज। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले प्रिडिक्ट कर। तो कॉपर से पहुंचे बाबू कॉपर +2, ये क्या है? तो सर ऑक्सीडेशन है। फिर क्लोरीन से आप चले गए हैं क्लोराइड पर, जो कि आपके पास है रिडक्शन। तो पहले ऑक्सीडेशन वाला लिखो, कहां से कहां तक? कॉपर से लेकर के कॉपर +2, यानी कॉपर हो गया सब सॉलिड, और कॉपर +2 हो गया आपके पास एक्वस। देखो ऑक्सीडेशन का ये रिएक्टेंट पार्ट, और ये क्या हो गया आपके पास? प्रोडक्ट का पार्ट। ये हो गया आपके पास सॉल्ट ब्रिज। नाउ रिडक्शन वाले बात करें, तो रिडक्शन में है हमारे पास क्लोरीन जो कि गैस है, और यहां से पहुंच गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ Cl- जो कि आपके पास एक्वस है। तो इस तरीके से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बाबू? हमारे पास तरीका यही है कि पैरेलल लाइन होगा सर सॉल्ट ब्रिज, इससे पहले या लेफ्ट वाला पार्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल के नाम से फेमस होगा, और राइट वाला पार्ट आपके पास रिडक्शन हाफ सेल के नाम से फेमस होगा। ठीक है, पहले इसको कॉपी करें, इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक डायग्राम ले लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरे गए। ठीक, और साथ साथ यहां पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया गया है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड हो गया, और ये हो गया सर हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रोड। मान लेते हैं कि ये आपके पास एनोड वाला पार्ट है, और ये वाला है आपके पास कैथोड वाला पार्ट। और आप ऐसा समझ करके चलो, अगर ये सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक वाला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होंगे, मतलब कैटायन बनेगा और एनायन बनेगा। तो आप समझ करके चले यहाँ पे कि मान लो AX+ यहाँ पर बना है, और B-Y आपका बना है। तो B-Y किधर मूव करेगा बाबू? एनोड की तरफ मूव करेगा, जबकि AX+ किधर मूव करेगा? आपके पास कैथोड की तरफ मूव करेगा। अब जरा समझना, जब ये एनायन एनोड की तरफ मूव करेगा ना, तो एनायन वाला सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप करेगा। इस पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। एक और बात सुन लो,
जब AX प्लस इस कैथोड की तरफ मूव करेगा ना, तो इस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप करेगा, और उसी पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूं, जरा देखना ध्यान से। when electrode is placed in its ionic solution, then they acquires either positive charge or negative charge with respect to solution. On account of this, a net potential developed between electrode and ionic solution. Called electrode potential. ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर मान लो आयंस माइग्रेट करके आपका इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, तो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप करेगा, उसी पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना बाबू, ये दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड में क्या होता है बाबू? तो आपके पास होता है रिडक्शन। अब मान लो एक नेट पोटेंशियल डेवलप कर रहा है एनोड और सॉल्यूशन के बीच में, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनेगा, और नेट पोटेंशियल डेवलप कर रहा है कैथोड और सॉल्यूशन के बीच में, तो रिडक्शन पोटेंशियल वहां पे नाम दिया जाएगा। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा आगे की ओर लिखूं, दे आर ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास दो टाइप से होंगे। सबसे पहला होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बोलेंगे हम? ये बोलेंगे पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन एनोड एंड सॉल्यूशन। और एक होगा हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बाबू? पोटेंशियल डेवलप होगा कैथोड और सॉल्यूशन के बीच, क्योंकि कैथोड में रिडक्शन होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल नाम पड़ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन कैथोड एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले जरा आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बारे में कुछ और पॉइंट यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करें। तो एक पॉइंट और यहां पे लिखना, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल and reduction potential is called as cell potential और EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं, मान लो आपके पास ई सेल, दिस इज अ सेल पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं? सेल पोटेंशियल, या फिर आप चाहे तो इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। और एक है हमारे पास ई ऑक्सीडेशन, आप इसको क्या कह रहे हैं? दिस इज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक है हमारे पास ई रिडक्शन। तो आप इसको कह रहे हैं दिस इज अ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल किसके बराबर होगा बाबू? दैट इज ई सेल इज इक्वल टू होगा ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, मतलब सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं? दिस इज अ सेल पोटेंशियल। अब यहां पर अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये जो आपके पास नेट पोटेंशियल डेवलप किया ना, ये तब डेवलप करे जब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स हो, तो वैसे सिचुएशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलने के लिए कंडीशन है कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, देन वैसे सिचुएशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो पहले जरा आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमने क्या बोला? हमने बोला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डेवलप किया था सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में, वो तब डेवलप करे जब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो जाए, मतलब उसकी मोलारिटी 1 हो जाए, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो वैसे सिचुएशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं द नेट पोटेंशियल developed between electrode and ionic solution of 1 molar concentration at 25 degree Celsius temperature, then called as standard electrode potential। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा ना बाबू, वो भी हमारे पास दो प्रकार का होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पे एक पॉइंट में लिख दे रहा हूं, दे आर ऑफ 2 टाइप। पूरा मैं लिख के आपको समझा रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, वैसे तो कंपटीशन वाले जो नोट्स होते हैं उसमें इतनी ज्यादा थ्योरीज नहीं लिखवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि लिखते लिखते आपके माइंड में थोड़ा बैठ जाए सारी बातें। ठीक है, ये 2 टाइप का होगा। एक को हम लोग कहेंगे बाबू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एसओपी। एसओपी कहने का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और इसको हम लोग दिखाएंगे किससे, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा देर में। ठीक है, दूसरा जो टाइप बनेगा दिस इज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग एसआरपी के नाम से जानेंगे। दिस इज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब अभी हमने आपको बताया था कि जो ई सेल था ना बाबू, दिस इज इक्वल टू द ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। अभी ये क्या है? दिस इज अ सेल पोटेंशियल, दिस इज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दिस इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर यहां पे चश्मा लग जाता है तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड। क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड। अब इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड होने की कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसी तरीके से ई ऑक्सीडेशन, अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है,
लेकिन यहाँ पे चश्मा लग गया मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन गया, दैट इज SOP बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी चश्मा लग गया मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, दिस इज SRP। इसको जरा आप माइंड में रखिए, ठीक है। इसको कॉपी करें, कुछ और पॉइंट यहां पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद यहां पर ही हमारे पास साइन कन्वर्शन का भी यूज हो जाता है। साइन कन्वर्शन, जैसे मान लो E0 ऑक्सीडेशन है, तो इसको चाहें तो -E0 रिडक्शन भी आप कह सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बनाना हो तो सिंपल वहां पर नेगेटिव साइन लगा दो, तो स्टैंडर्ड SOP आपका क्या बन जाएगा, SRP बन जाएगा। सिमिलरली E0 रिडक्शन है और इसको आप ऑक्सीडेशन बनाना चाहते हैं तो -E0 ऑक्सीडेशन आप लिख सकते हैं। मतलब साइन पॉजिटिव से नेगेटिव अगर कर दोगे तो रिडक्शन आपका ऑक्सीडेशन बन जाएगा और ऑक्सीडेशन आपका रिडक्शन बन जाएगा। एक और चीज आपको यहां पे मैं समझा दे रहा हूं। देखो, हमारे पास सेल पोटेंशियल निकालने का बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये हमने बताया आपको कि सर E0 सेल जो होता है दिस इज इक्वल टू द E0 ऑक्सीडेशन प्लस क्या था, E0 रिडक्शन, है ना। और भी तरीके होते हैं बनाने का, एक तो ये भी इस्तेमाल में आता है। दूसरा क्या इस्तेमाल में आएगा, E0 सेल इज इक्वल टू E0 रिडक्शन फॉर राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस E0 रिडक्शन फॉर लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक फॉर्मूला आप यहां पे इस्तेमाल करते हैं, क्या, E0 शेल इज इक्वल टू E0 ऑक्सीडेशन फॉर लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस E0 ऑक्सीडेशन फॉर राइट हैंड इलेक्ट्रोड। अब ये आपको तभी समझ में आएगा बाबू जब हम लोग इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। पहले इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को करते हैं तो सारे मैटर आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपके पास दिया गया क्या सेल है, सेल में दिया गया है बाबू जिंक से बना है हमारे पास जिंक +2। आपको पता है दिस इज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एंड दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज। और दिया गया है कॉपर +2 से कहां तक, कॉपर तक। और आपको ये पता है दिस इज अ रिडक्शन हाफ सेल, ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है। और गिवन हमारे पास है जिंक +2 से जिंक -0.76 वोल्ट और कॉपर +2 से कॉपर दिया गया +0.34 वोल्ट। तो दो तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मैं लेके चल रहा हूं मेथड नंबर 1। हम लोग एक तो चीज देख चुके हैं कि E0 सेल इक्वल टू क्या था, E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। अभी हम लोग जस्ट इसको देख चुके हैं। अब ऑक्सीडेशन देखो तो बाबू किसका हो रहा है, तो जिंक से जिंक +2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं E0 जिंक से लेकर के जिंक +2, जिंक से लेकर के जिंक +2। देखो ऑक्सीडेशन वाला हो गया, प्लस रिडक्शन को क्या लिख सकते हैं देखो तो E0 कॉपर +2 से लेकर के कॉपर तक। अब ढूंढे जरा, आपको चाहिए क्या, E0 Zn से लेकर के Zn+2, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, Zn+2 से जिंक। मतलब ये और इसको देखो जरा, तो Zn से जिंक +2 आपको चाहिए, क्वेश्चन में Zn+2 से जिंक है, तो इसको पलट दो। जैसे पलटोगे तो क्या बन जाएगा, जिंक पहले आ जाएगा, जिंक +2 बाद में चला जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। भाई वही तो साइन कन्वर्शन कहता है कि ये दिया गया रिडक्शन और यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो भाई रिडक्शन को ऑक्सीडेशन बनाने के लिए साइन को बदल दो, मतलब माइनस को क्या बना देंगे, प्लस। तो क्या लिख सकते हैं बताओ बाबू,
ये करना पड़ेगा आपको प्लस 0.76 वोल्ट, है ना। नाउ आगे देखिए, हमें चाहिए कॉपर प्लस 2 से कॉपर, दिया क्या है कॉपर प्लस 2 से कॉपर, कोई बदलने की जरूरत नहीं है, यहां भी कॉपर प्लस 2 से कॉपर है और यहां भी कॉपर प्लस 2 से कॉपर है, बदलने की कोई जरूरत नहीं है, वो सेम रहेगा 0.34 वोल्ट। सॉल्व करके देखें पास तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। ये तो पहला तरीका हुआ सॉल्व करने का। एक और तरीका है बाबू मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस वाले से। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो आपके पास दिया गया है क्या, जिंक प्लस 2 से जिंक, ये दिया गया -0.76 वोल्ट, ठीक है। और एक दिया गया है कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ये है प्लस 0.34 वोल्ट। और आपने अभी जस्ट डैनियल सेल पढ़ा था तो आपने देखा था कि जिंक से जिंक प्लस 2, यानी कि लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट में जिंक वाला था और राइट वाला कंपार्टमेंट में था आपके पास कॉपर वाला। आप क्या कह सकते हैं, दिस इज राइट हैंड इलेक्ट्रोड एंड दिस इज अ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। आप ई नॉट सेल बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो तो जिंक प्लस 2 से जिंक, ये भी रिडक्शन हो रहा है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ये भी रिडक्शन हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहां से ई नॉट रिडक्शन, लेकिन कौन सा बाबू, राइट हैंड इलेक्ट्रोड वाला माइनस ई नॉट रिडक्शन, अब कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड वाला होगा। तो राइट में कौन सा था आपके पास, देखो तो राइट में था आपके पास कॉपर प्लस 2 वाला, यानी कि 0.34 वाला हो जाएगा माइनस। अब लेफ्ट वाला कौन सा था आपके पास, देखो तो जिंक वाला था, तो -0.76 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। तो आप चाहे तो इससे सॉल्व करें या फिर इससे सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा। देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये वाला मेथड का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसको कॉपी करो, एक और क्वेश्चन इसी के आधार पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और सवाल दिया गया है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपके पास सेल दिया गया और गिवन भी दिया गया हमारे पास। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेल क्या है हमारे पास, Mg से बना बाबू Mg+2 सॉल्ट ब्रिज, और कॉपर प्लस 2 से बन गया आपके पास कॉपर। आपको ये बात पता है, दिस इज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और ये वाला क्या है आपके पास, तो रिडक्शन हाफ सेल है। ये कौन सा है बाबू, रिडक्शन हाफ सेल है। और हम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि ई नॉट सेल किसके बराबर होगा, तो सर ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन के सम के बराबर होगा। अब ऑक्सीडेशन वाला देखो कौन सा है, मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम +2 तक गया हुआ है, यानी कि Mg से कहां तक हुआ है बाबू, Mg+2 तक हुआ है, ये आपको चाहिए। और रिडक्शन वाला देखो तो कॉपर +2 से कॉपर तक गया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं क्या, कॉपर +2 से कहां तक, कॉपर तक। ये हमने लिख लिया। अब गिवन क्या था, आपके पास दिया गया Mg+2 से Mg, लेकिन चाहिए क्या, Mg से Mg+2, तो इसको तो पलटना पड़ेगा ना भाई। चाहिए Mg से Mg+2, दिया है Mg+2 से Mg, तो माइनस को प्लस बना दो। जैसे माइनस को प्लस बनाओगे ये रिडक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं क्या, प्लस 2.36 वोल्ट प्लस कॉपर +2 से कॉपर चाहिए, दिया क्या है, कॉपर से कॉपर +2 है ना, उल्टा है ना, तो भाई इसको पलट दो। जैसे ही पलटेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, डेट इज 0.34 वोल्ट। तो इसको जरा अगर आप सॉल्व करें तो 6 4 हो गया 10, 3 3 6 और 1 हो गया 7, यानी 2.70 वोल्ट इसका सही आंसर आएगा। कर सकते हैं। आगे और भी सवाल है, पहले इसको जरा आप कॉपी कर लो, ठीक है। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास नीट 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, ए बटन सेल यूज्ड इन वॉच फंक्शन एज फॉलोइंग। आपके पास ये रिएक्शन दिया गया है जो बटन वाले सेल पर हो रहा है। इफ हाफ सेल पोटेंशियल आर, जिंक +2 से जिंक गया है -0.76 वोल्ट, एंड सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर तक गया है 0.34 वोल्ट। पहले आप रिएक्शन जरा देखें, आप यहीं से देखो, जिंक से जिंक +2, दिस इज ऑक्सीडेशन है ना,
और Ag2O से गया Ag, दिस इज अ रिडक्शन। भाई पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन तो हुआ ना। मतलब E नॉट शेल बराबर अब क्या देखेंगे तो सर होगा E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस होगा E नॉट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है बाबू? अकॉर्डिंग टू रिएक्शन जिंक से कहां तक? जिंक +2 तक। यहां पे लिखेंगे जिंक से जिंक +2 तक। आगे बढ़िए, रिडक्शन की बात आप करते हैं तो सिल्वर ऑक्साइड से गया है सिल्वर तक, ए नॉट सिल्वर ऑक्साइड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर तक। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है? गिवन है सर आपके पास, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिंक +2 से जिंक, आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं ए नॉट जिंक +2 से जिंक, तो ये हो जाएगा -0.76 वोल्ट, है ना। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर तक, यानी कि E नॉट Ag2O से कहां तक बाबू? 2Ag तक, दिस इज अ 0.34 वोल्ट। अब जरा देखिए, आपको चाहिए क्या? जिंक से जिंक +2 चाहिए, दिया क्या है? जिंक +2 से जिंक, तो पलटना पड़ेगा इसको, तो माइनस से ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, प्लस 0.76 वोल्ट। आपको चाहिए सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर, दिया भी क्या है? सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर, पलटने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो गया 0.34 वोल्ट। सॉल्व करेंगे आएगा 1.10 वोल्ट, यानी कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही दिख रहा है। कर सकते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपी करें, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, PMT 2006 का क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन दिया गया E नॉट Fe+2 से Fe -0.441 वोल्ट एंड E नॉट Fe+3 से Fe+2 0.771 वोल्ट। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ रिएक्शन Fe से 2Fe+3 गया और 3Fe+2 तक बनाना है और इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आपको क्या करना है देखना ध्यान से। सबसे पहले आप रेफरेंस एक लेके चल लो, रेफरेंस में आप रिएक्शन जो ढूंढना है उसी के बारे में बात करो। 2Fe+3 एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ Fe+2, यही आपको ढूंढना है, यही आपका रेफरेंस है। गिवन क्या क्या था? गिवन था आपके पास E नॉट Fe+2 से Fe तक। आप इसको कैसे सोच सकते हो? देखो तो Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो बना देगा Fe, और इस पे जो आपके पास E नॉट शेल मिला है, दिस इज अ -0.441 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और गिवन है बाबू हमारे पास, Fe+3 से कहां पर? तो Fe+2 तक। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं Fe+3, सर ये एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये Fe+2 बना देगा, है ना। अब ये है आपके पास E नॉट कितना? 0.771 वोल्ट। अब इस वाले रिएक्शन को आप देखो और जो गिवन है उसको अरेंज करो। कैसे? आयरन आपको चाहिए लेफ्ट वाले पार्ट पे, जबकि इन दोनों में आयरन किधर है? राइट वाले पार्ट पे। जहां पे राइट है, लेफ्ट बनाने के लिए इस पूरे रिएक्शन को रिवर्स करना होगा। तो इसको अगर बाबू मैं रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं? रिवर्स कर दूं, तो क्या होगा? ये पूरा पार्ट रिवर्स हो जाएगा। तो आयरन 2 इलेक्ट्रॉन भगाए तो बन गया सर Fe+। अब जैसे रिवर्स किए तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, मतलब E नॉट यहां पर क्या होगा? 0.441 वोल्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe+3 चाहिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe+3, यानी कि यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, ये भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा, बात बराबर पड़ेगा, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाले उससे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, नहीं। यहाँ 1 था तो यहाँ 1 था, यहाँ भी 1 है, अगर 2 कर दिए 2 कर दिए 2 कर दिए तो बात वहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब सेकेंड में यहाँ पर है आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe+3, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और बना देगा क्या? 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe+2, और यहाँ पर E नॉट सेल हो गया होगा 0.77। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, रिजल्ट वही मिलेगा जो आपने रेफरेंस मान के चले थे। क्या मिला? Fe+2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe+3, क्या बना दिया? 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3 मॉलिक्यूल ऑफ Fe+3। इसका मतलब E नॉट शेल के लिए आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा।
क्या मिल जाएगा 0.441 प्लस 0.771। सॉल्व करके देखेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1.212 वोल्ट। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, इसको कॉपी करो। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन आर। आपके पास कुछ सेल रिएक्शन जो हाफ वाला है उसकी वैल्यू दी गई है। देन फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल रिएक्शन। अब इस सेल रिएक्शन का आपका ईएमएफ पता करना है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, Fe+2 से Fe ये हो गया सर रिडक्शन, और जिंक से जिंक +2 ये हो गया सर ऑक्सीडेशन। और हम लोग जानते हैं E0 शेल किसके बराबर होगा? तो E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन के सम के बराबर होगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? देखो तो जिंक से जिंक +2 का हो रहा है, जिंक से हो गया जिंक +2 वाला। और रिडक्शन किसका हो रहा है? तो Fe+2 से Fe का हो रहा है। E0 Fe+2 से किसका हो रहा है? तो Fe का हो रहा है। अब गिवन जरा चेक करो, हमें चाहिए जिंक से जिंक +2। आपके पास दिया क्या? देखो तो जिंक +2 से जिंक, तो इसको पलटना पड़ेगा। जैसे ही पलटेंगे तो वो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 0.76 वोल्ट प्लस। हमें चाहिए Fe+2 से Fe। आपके पास दिया भी क्या है? Fe+2 से Fe। तो हमें पलटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 0.44 वोल्ट डायरेक्ट होगा। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 6 4 10, 7 4 11 और 1 12, 1.20 वोल्ट कर सकते हैं। बहुत आसान सा है, इसको जरा आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।